Dear student, Assalamu alaikum. I am Shahid Hussain and today we are going to discuss about greedy algorithms and how these algorithms can be solved or work. Okay, but before starting this lecture, I would like to give you a recap of our previous lecture, which was about network model techniques and about the two popular algorithms, which are Kruskal and Dijkstra algorithm. Okay. लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि हमारे पास जो तीन टेक्निक्स हैं, तीन इम्पॉर्टेंट एल्गोरिथम हैं जो हमारे एक नेटवर्क मॉडल को या ग्राफ को कन्वर्ट कर देते हैं आपके पास मिनिमल स्पैनिंग ट्री के अंदर। और मिनिमल स्पैनिंग ट्री जो है एक्चुअली इट इज़ ए टेक्निक ऑफ नेटवर्क मॉडल। और हम इन तीनों जो हमारे पास एल्गोरिथम है, जिसमें एक प्रिम्स एल्गोरिथम है जो हमने लेक्चर नंबर 21 में डिस्कस कर लिया था। उसके बाद टू इम्पॉर्टेंट हमारे पास एल्गोरिथम है, एक क्रुस्कल और एक डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम, जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो था वो डिस्कस किया था। क्रुस्कल और प्रिम्स में कॉमन जो बातें हैं वो ये हैं कि दोनों जो है आपके पास अनडायरेक्टेड ग्राफ पे वर्क करते हैं, और प्लस ये है कि प्रिम्स एल्गोरिथम में और जो क्रुस्कल एल्गोरिथम है, इनका सेकंड कॉमन फीचर यही है कि दोनों ने जनरेट या कंस्ट्रक्ट करनी होती है MST फ्रॉम योर नेटवर्क और ग्राफ। फाइन। अगर हम इन दोनों एल्गोरिथम को, प्रिम्स एंड क्रुस्कल को कंपेयर करें डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम के साथ, जो आपके पास डायरेक्टेड ग्राफ के लिए ज़्यादा है यूज़ होता है, हालांकि उसको हम जो है अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फाइन। अब इनमें जो डिफरेंस आता है, क्रुस्कल में अगर आपको याद हो तो प्रिम्स में हमने ये देखा था कि हम एक करंट नोड ले लेते हैं और उसके एजेस को एक्सपेंड करते हैं। फाइन। और फिर हम ये देखते हैं कि कौन सी एज जो है वो मिनिमम अमाउंट शो कर रही है, ताकि हम उसकी नेक्स्ट नोड को जो है कनेक्ट कर सकें उस मिनिमल स्पैनिंग ट्री के लिए। जब हम क्रुस्कल को डिस्कस किया था तो उसमें हमने जितने भी एजेस आपकी होती हैं नेटवर्क मॉडल के या ग्राफ के, उन तमाम एजेस की लिस्ट हमने ले ली। उन लिस्ट को उनकी वेट के मुताबिक, यानी कि जो उनके ऊपर ब्रांच के ऊपर या एज के ऊपर जो वैल्यूज़ दी हुई होती हैं, उनके मुताबिक हमने उनको सॉर्ट किया असेंडिंग आर्डर में। उसके बाद सॉर्टिंग के बाद फिर हमारा स्टेप स्टार्ट हो गया कि हम एट वन एज वन ले लेते थे, यानी कि वन एज वहाँ से पिक करते थे उस लिस्ट में से, और उसको हम एज ए मिनिमल स्पैनिंग ट्री के तौर पे ड्रा कर लेते थे। अब वो जो एज है वो जिन दो नोड से कंबाइन, दो वर्टिसेस जो हैं जिनको वो उनको कंबाइन करके बन रही थी, यानी कि जो उनको कनेक्ट कर रही थी दो नोड को, तो उन दो नोड को हम विजिट कर लेते थे। उसके बाद फिर हम सेकंड एज लेते थे। अब सेकंड एज में भी हो सकता है कि आपकी जो फर्स्ट एज की वजह से दो नोड आए हैं उनका पार्ट बन जाए, मे बी कोई सेपरेट स्पेस बन जाए। हालांकि ये चीज़ प्रिम्स में नहीं बनती थी। प्रिम्स में जो थे वो कनेक्टेड नोड्स के थ्रू हम जाते थे। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट स्पेसेस बनते जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर पहली एज जो है वो आपके पास एक स्पेस में लेफ्ट साइड पे पड़ी हुई है और दूसरी एज जो आप लोगों ने ऑर्डर में ली है वो दूसरे स्पेस में भी हो सकती है। ठीक है, तो आप लोगों ने एक एक एज को रिट्रीव करना है लिस्ट से, और उस ग्राफ के ऊपर आपने उसको हाईलाइट या पुट कर देना है, ताकि आपके पास MST जो है वो कंस्ट्रक्ट हो सके। अब दो सिचुएशन है कि जब आप लोग एजेस को कंसीडर नहीं करेंगे। फर्स्ट वन, अगर आप एज लिस्ट में से ले लेते हैं और उसको आप अपने MST का पार्ट बना लेते हैं, तो आपके पास अगर क्लोज पाथ बन जाए या लूप बन जाए तो देन लीव डेड एज। आप उस एज को जो है वो लीव कर दें। उसकी रीज़न, क्योंकि वो क्लोज पाथ बन जाएगा, अगेन आपके पास जो है वो नेटवर्क या ग्राफ की फॉर्म ले लेगा। सेकेंड, अगर आप लोग मसलन आपके पास हैं 10 एजेस और 7 एजेस विजिट करने के बाद, लेने के बाद आपके पास मिनिमल स्पैनिंग ट्री के तमाम नोड विजिट हो गए। अब फर्दर हमें किसी और नोड का विजिट नहीं करना, तो रिमेनिंग 3 एजेस जो हैं आप लोग उनको लीव कर दोगे, और वो एजेस जो होंगी वो आपके पास लाजमी बात है हाई वैल्यू की होंगी, क्योंकि आप लोग जो एजेस को ले रहे हो वो असेंडिंग आर्डर में ले रहे हो। उसके बाद हमने थर्ड एल्गोरिथम डिस्कस किया था, डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम, जो बेसिकली हो तो दोनों के लिए यूज़ सकते हैं। अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और डायरेक्टेड के लिए भी।
डायरेक्टेड ग्राफ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन हमारी जो हाईली रिकमेंडेशन होगी वो ये होगी कि हम इनको जो है डायरेक्टेड ग्राफ के लिए जो है वो यूज़ करें। अब जो डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम है इसमें आप लोग एक स्टार्ट नोड ले लेते हो, फाइन। अब वो नोड जो है स्टार्ट नोड वो किन किन नोड का पेरेंट बनेगी वो डिपेंड करता है उस नोड स्टार्ट नोड की आउट डिग्री पे। अगर दो एजेस उस नोड में से निकल रहे हैं तो आपके पास दो नोड जो हैं वो विजिट हो जाएंगे, लेकिन उनमें से आप लोगों ने विजिट तो दोनों का करना है, स्कैन तो आप दोनों नोड को कर लोगे क्योंकि आपके पास स्टार्ट नोड से दो एजेस आई हैं, लेकिन उनमें से जो पेरेंट कंसीडर की जाएगी आपके पास उनमें से एक होगी और वो डिपेंड किस पे करेगा कि आपके एजेस में से कम वैल्यू किसकी है। और इसी तरह जितने भी हमारे पास नोड एक्सपेंड होते जाएंगे और एजेस भी एक्सपेंड होती जाएंगी, हम उनको लिस्ट में इंक्लूड करते जाएंगे, हर एक के साथ कोरस्पॉन्डिंग उसके पेरेंट की लिस्ट भी हम इंक्लूड करते जाएंगे कि कौन से नोड का सोर्स नोड कौन सा है, जहाँ से यानी कि उसको एज आ रहा है, एज जिसके साथ वो कनेक्टेड है, तो ये लिस्ट दे देंगे और फिर हम हर वेट के मुताबिक देखेंगे कि किस किस की वेट, किस एज का वेट कम है तो हम उसी नोड को जो है वो प्रेफर कर देंगे और फर्दर एक्सपेंडिंग हम उसी नोड की किया करेंगे। सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे पास है ग्रीडी एल्गोरिथम्स का, लेकिन ग्रीडी एल्गोरिथम स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कि कौन से प्रॉब्लम जो है जो हमें ऑप्टिमाइज सोल्यूशन या ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। व्हाट इज मीन बाय ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक है। An optimization problem is one in which you want to find not just a solution but the best solution. आप लोग यहाँ पे देखें ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ये जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसका मेन फोकस पॉइंट जो है वो किस चीज़ पे है कि आप लोगों ने बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करना है आप लोगों ने बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करना है। आपको सोल्यूशन मैनी मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक प्रॉब्लम है P और उसके सॉल्यूशंस हैं S1, S2, S3 एंड S4। अब ये तीन सॉल्यूशन आपके पास हैं, फोर सॉल्यूशन आपके पास हैं। अब इनमें से हम बेस्ट किसको कंसीडर करेंगे कि दिस वन इज बेस्ट और ऑप्टिमल सॉल्यूशन, वो डिपेंड करेगा कि आप प्रॉब्लम में चाहते क्या थे। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते थे कि फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ मनी अवेलेबल है और मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि आप इनमें से कुछ जो वो हैं करेंसी आपके पास कॉइन है या जो भी है आप उनको पिक करें, जितने कम आप पिक करेंगे अमाउंट को बढ़ाएं, तो आप लोगों का स्ट्रेटजी क्या होगी, आप लोग जो कॉइन आपके पास होगा जिसका अमाउंट सबसे ज़्यादा होगा आप उसको पिक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम कौन कौन सा सोल्यूशन उसके थ्रू जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके प्रॉब्लम की नेचर पे और फिर उसी की बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि अवेलेबल सोल्यूशन में से दिस वन सोल्यूशन शुड बी बेस्ट सोल्यूशन, ठीक है। वो हम फिर जब हम डिफरेंट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे अवेलेबल सोल्यूशन में से हम बेस्ट सोल्यूशन जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। अब ग्रीडी एल्गोरिथम जो है सम टाइम वर्क वेल फॉर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, तो ऐसे प्रॉब्लम जिसमें आप लोग ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करना चाहें तो ग्रीडी अप्रोच जो है इट इज कंसीडर एज ए बेस्ट फॉर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम फॉर सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, फाइन। यानी कि सबसे पहले आप लोग माइंड में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऐसा प्रॉब्लम जिसके सिर्फ आपको एक सोल्यूशन ना मिले, आपको एक से ज़्यादा सोल्यूशन मिले, लेकिन उनमें से आप लोगों ने वो सोल्यूशन सेलेक्ट करने हैं जो आपके पास ऑप्टिमैलिटी की तरफ आपको ले जाए, यानी कि आपके जो रिजल्ट हो वो बेस्ट हो, सोल्यूशन जो हो वो बेस्ट हो, फाइन। ए ग्रीडी एल्गोरिथम वर्क इन फेजेस। अब ये फेजेस में वर्क करते हैं हमारे पास ग्रीडी एल्गोरिथम, और एट ईच फेज आप लोगों ने क्या करना होगा, you take the best you can get right now without regard for future consequences। यानी कि आप लोगों ने ये देखना है कि अभी जो मेरे पास है इससे बेस्ट सोल्यूशन मेरे पास क्या हो सकता है, यानी कि इसी सर्च के अंदर मैंने क्या करना होगा, रहना होगा हमेशा
कि मतलब मेरे पास लेट करते हैं ये मार्कर है, ये पेन है, ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि नहीं इससे भी अच्छा पेन मेरे पास होना चाहिए, तो ये मेरी ग्रीडी अप्रोच है। यानी हर फेज पे मैं क्या करूंगा, हर फेज पे मैं बेस्ट से बेस्ट जो है वो सर्च करने की ट्राई करूंगा। ठीक हो गया। और इस बेस पे नहीं कि फर्दर इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, उस चीज को इग्नोर करते हुए मैं बेस्ट से बेस्ट अप्रोच की तरफ जो है वो मूव करूंगा। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है ग्रीडी एल्गोरिथम्स का। तो ग्रीडी एल्गोरिथम यानी कि जो अप्रोच, जो प्रॉब्लम ग्रीडी एल्गोरिथम अप्रोच को फॉलो करते हुए सॉल्व होगा, उसमें क्या होगा कि आपका जो करंट सोल्यूशन है वो उस सिचुएशन के लिए तो बेस्ट होगा, लेकिन आप उससे भी बेस्ट सोल्यूशन की ट्राई में रहेंगे, विदाउट कंसीडरिंग या विदाउट या आप उनको इग्नोर करते हुए, जो फ्यूचर में कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं उनको इग्नोर करते हुए आप लोग जो है बेस्ट सोल्यूशन की सर्च में रहेंगे। फाइन। You hope that by choosing a local optimum at each step you will be end up a global optimum। यानी कि जब आप फॉर एग्जांपल आप लोग पहले स्टेप पे हो और आप लोगों को एक सोल्यूशन मिला S1, स्टेप 2 पे आप लोगों को दूसरा सोल्यूशन मिला, स्टेप 3 में आप लोगों को तीसरा सोल्यूशन मिला, अब आपके लिए ये बेस्ट था S2। तो आप लोगों की कोशिश ये होगी कि ये इसी स्टेप पे बेस्ट ना रहे, ये ओवरऑल पूरे प्रॉब्लम के लिए ये सोल्यूशन जो है ये बेस्ट कंसीडर किया जाए। तो दिस अप्रोच रेफर टू ग्रीडी एल्गोरिथमिक अप्रोच। फाइन। यानी कि ये अप्रोच किसको फॉलो करती है कि आप लोगों ने सबसे पहले हर फेज के इस पे क्या करना है कि आपके पास जो करंट सोल्यूशन है उससे बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करने की ट्राई में रहना है। सेकंड, आप लोगों की कोशिश ये होगी कि करंट जो आपको सोल्यूशन मिला है ये तो आपके एक स्टेप में था, या एक आपके पास जो आपको फर्स्ट टाइम इटरेशन मिली आप उसमें फाइंड कर सकते हो। आपकी कोशिश ये होगी कि ये ग्लोबली भी यही सोल्यूशन कंसीडर किया जाए। तो ये आपके पास किसका ऑब्जेक्टिव है, ग्रीडी एल्गोरिथम का। फाइन। ओके, हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ पे काउंटिंग मनी की। अब फॉर एग्जांपल आप कुछ अमाउंट काउंट करना चाहते हो, तो आपकी क्या पॉसिबल अप्रोचेस हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप अमाउंट जो है रुपीज़ में भी काउंट कर सकते हो, डॉलर्स में भी, पाउंड्स में भी, जो भी हैं। यहाँ पे हमने यूज़ की हुई है कि हमारे पास लेट करते हैं ये आपका प्रॉब्लम है टू मेक डॉलर $6.39 हम बनाना चाहते हैं, और जो अवेलेबल करेंसी है आपके पास वो कौन सी है। Suppose you want to count out certain amount of money using the few possible bills and coins। Fine। अब आप लोगों ने इन बिल एंड कॉइन में से सिलेक्ट करना है कि कौन सा वो होगा। देखें आप लोग, a greedy algorithm would do this would be at each step you take the largest possible bill or coin। सबसे पहले आप लोगों ने लार्जेस्ट, पहली अप्रोच आप लोगों ने लार्जेस्ट अमाउंट वाला बिल या कॉइन को पिक करना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब हमने ये बनाना है, हमारे पास है कि ए $5 बिल पड़ा है। ठीक है, एक हम ये ले लेंगे तो ये हो गया 5। ए $1 बिल, $1 ऐड करते जाएं टू मेक 6। ठीक है, एंड 25 सेंट कॉइन यानी कि 0.25 एंड 10 सेंट कॉइन टू मेक, अब ये हो जाएगा 0.10। उसके बाद आप लोगों ने ये इसको ऐड करें सबको, ये 5, ये 3.6। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, 1 कॉइन, तो आपके पास हो जाएंगे 0.4, तो ये हो जाएंगे 6.39। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो बिल्स पड़े हुए हैं वो हैं कौन कौन से, एक $5 वाला और एक $1 वाला। ठीक हो गया। और कॉइन जो हैं वो आपके पास पड़े हुए हैं 25 सेंट का, 10 सेंट का और 1 सेंट का। फाइन।
ये कॉइन है। अब हमने इनमें से पिक करने हैं, तो मैंने बनाना था क्या 6.39 तो आप लोग एक लार्जेस्ट, हम कैसे इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं कि आप लोगों ने लार्जेस्ट पॉसिबल बिल देखना है या कॉइन देखने हैं। तो अब देखें 6.3 तक पहुंचने के लिए एक हमने ये ले लिया, यानी कि 1 जो लिया है हमने वो $5, और 1 जो है हमारे पास $1 वाला, ठीक है, और 1 जो है आपके पास है 25 सेंट, और उसके बाद हमने लिया 1 जो लिया 10 सेंट वाला, और 4 हमने ले लिए 1 सेंट वाला। अब आप इनको ऐड करें, इन तमाम अमाउंट को ऐड करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 6.39। फाइन। फॉर यूएस मनी द ग्रेडी एल्गोरिथम ऑलवेज गिव द ऑप्टिमम सोल्यूशन। ठीक है, अब इससे आपको ऑप्टिमम मिल गया। इसके अलावा फिर आप लोग कोई और अप्रोच ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो आपको इस तरह पॉसिबल सोल्यूशन जो है वो नहीं मिलेगा यहाँ पे इस केस के लिए। लेकिन अदर जब हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो मे बी उसमें आप लोगों को जो है ये आपको एक प्रॉब्लम के मैनी सोल्यूशन भी आपके सामने आ जाएं, जैसे कि इस केस में है। अब यहाँ पे देखें, आपके पास क्रोन्स अवेलेबल हैं, कम इन 1 क्रोन, 7 क्रोन एंड 10 क्रोन कॉइन, यानी कि आपके पास जो कॉइन्स हैं क्रोन में ये है, एक आपके पास 1 वाला है, एक 7 वाला, एक 10 वाला। फाइन। अब आप लोगों ने कितने क्रोन्स इकट्ठे करने हैं? 15 क्रोन्स इकट्ठे करने हैं। ठीक है, उसमें आप लोग क्या करोगे, एक सोल्यूशन ये है कि आप लोग एक ये ले लो 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, और आपके पास जो है 5 1 ले लो तो ये हो जाएंगे 15 क्रोन। तो हमने 1 लिए 5 और 10 लिया 1 क्रोन, तो हमारे पास टोटल हो गए 15 क्रोन। अब ए बेटर सोल्यूशन वुड बी यूज, अब हमें कितने कॉइन लेने पड़े हैं? टोटल कॉइन फॉर फर्स्ट केस टोटल कॉइन्स जो हैं वो हमें 6 लेने पड़ गए हैं, 1 10 वाला और 5 जो हैं वो 1 वाले। ठीक हो गया। अब हमारे पास है कि अगर क्या हम इससे बेटर सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं कि जिससे हमें कम से कम कॉइन को पिक करना पड़े। तो अब आप लोग देख लें, सेकंड सोल्यूशन आपके पास है कि आप लोग 2 कॉइन ऑफ 7 ले लें, तो ये हो जाएगा 14 क्रोन्स, और फिर आप लोग 1 कॉइन ऑफ 1 क्रोन ले लें, तो ये हो जाएगा 15। तो अब आप लोग देखें, इस केस में आपके पास टोटल कॉइन्स जो यूज हुए हैं वो कितने हो गए? 3। तो अब ये देखें, आप कंपेयर करें कि हमने लेस कॉइन के अंदर अपना जो टारगेट वो था मनी कलेक्ट करने का, वो जो फिगर हमें दिया गया था वो 15 क्रोन दिया गया था, और जो हमें 3 कॉइन को लेने में रिसीव हो गया। फाइन। तो अब आप इन दोनों अप्रोचेस को देखें। पहले भी आपको एक सोल्यूशन मिला, वो आपका बेस्ट सोल्यूशन कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन आपको एक और ऑप्शन मिल गया जिसमें आपने 7 क्रोन के 2 कॉइन ले लिए और प्लस 1 क्रोन का एक और कॉइन ले लिया, तो आपके पास 3 कॉइन में आपके 15 क्रोन जो है वो कंप्लीट हो गए। फाइन। अब इसमें देखें कि अगर हम अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कॉइन कि कम से कम कॉइन हमें कितने वो करने पड़ेंगे कि हमें ये अमाउंट मिले, तो बेस्ट वन कौन सी अप्रोच हो गई? वो आपके पास है सेकंड वन। तो ऐसे प्रॉब्लम भी होंगे जिसमें आपको जो करंट सोल्यूशन है वो बेस्ट लगेगा, लेकिन अगर आप उसकी दूसरी पॉसिबिलिटी देखेंगे कि हो सकता है कि हमें, यानी कि जो आपका प्रॉब्लम टारगेट होगा, प्रॉब्लम का जो ऑब्जेक्टिव होगा, उसको देखते हुए फिर आप लोगों ने उसका जो दूसरा सोल्यूशन है वो भी डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी किया गया 3 कॉइन का। ओके, नेक्स्ट जो ग्रेडी एल्गोरिथम की एग्जांपल है वो है अबाउट स्केड्यूलिंग प्रॉब्लम्स, ये शेड्यूलिंग प्रॉब्लम्स। अब इसमें आपके पास है कि
you are interested to run 9 jobs. ये आपका टारगेट वो है, ऑब्जेक्टिव है, आप लोगों ने 9 जॉब्स को रन करना है और आपके पास कितने माइक्रो प्रोसेसर हैं? यू हैव 3 प्रोसेसर्स। 9 को आप लोगों ने 9 जॉब्स को 3 प्रोसेसर के ऊपर रन करना है और आप लोगों ने क्या फाइंड करना है? यू हैव टू डिसाइड द लॉन्गेस्ट रनिंग जॉब फर्स्ट। ये तो हम पहली अप्रोच के लिए वो कर रहे हैं। आप लोगों ने टारगेट आप लोगों का क्या है कि आप लोगों ने टाइम देखना है कि टाइम तीनों प्रोसेसर का कॉमन कितना लगेगा, कॉमन पॉइंट। फाइन। अब पहली अप्रोच, ये अप्रोच नंबर 1 है, अप्रोच 1। इसमें आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने लॉन्गेस्ट जॉब को देखना है, पहले उनको रन करना है। यहां पे देखा जाए तो लॉन्गेस्ट जॉब आपके पास 20 की है, मिनट्स की, ठीक है। तो आप लोग देख लें, ये पहले प्रोसेसर को हमने ये दे दी, फाइन। उसके बाद दूसरी जॉब है 18, ये हम दूसरे प्रोसेसर को देंगे उसी वक्त। थर्ड जॉब आपके पास है 15 मिनट्स की, ये आप दे दें। उसके बाद नेक्स्ट 14 की, ये दे दें, क्योंकि ये माइक्रो प्रोसेसर को, ये प्रोसेसर जो था थर्ड वन, ये पहले एंड हो रहा था, तो इसलिए हमने सेकंड लार्जेस्ट इसको दे दी, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लार्जेस्ट जो है 11, ये हमने प्रोसेसर 2 को दे दिया। 10 ये फिर हमने 1 को दे दिया। उसके बाद 6 हमने ये प्रोसेसर 2 को दे दिया। 5 ये हमने प्रोसेसर 3 को दे दिया और लास्ट पे 3 ये हमने प्रोसेसर 1 को दे दिया। अब आप लोग तो टोटल मिनट्स काउंट करें, तो आप देखें यहां पे फर्स्ट वन में 20, 10 एंड दिस, ये हो गया 33 मिनट्स। फाइन। अब आप इसको काउंट करें, 18, 11 एंड 6, तो 6 एंड आपके पास जो है 11 कितना हो गया? 17 प्लस 18, दूसरा प्रोसेसर ले रहा है 35 मिनट्स। 15, 14 एंड 5, तो 19 एंड 15 ये हो जाएगा 34, ठीक है। तो आप लोगों ने वर्स्ट केस में देखते हुए आप इसका टाइम कितना ले लोगे? 35 मिनट्स ले रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम तीनों प्रोसेसर इन 9 जॉब को कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम मिनट कितना लेंगे? 35 मिनट। और वो अप्रोच हमारी क्या थी कि हमने लॉन्गेस्ट जॉब को लेना है पहले और देखना है कि कौन सा माइक्रो प्रोसेसर बहुत पहले कंप्लीट कर रहा है आपकी जॉब। शुरू में तो तीनों फ्री होंगे तो हम एक एक जॉब असाइन कर देंगे, जैसे 20, 18 एंड 15 असाइन कर दिया। लेकिन जब नेक्स्ट जॉब आएगी तो उसमें हम देखेंगे कि कौन सा प्रोसेसर जो है वो जल्दी अपना टास्क जो है वो कंप्लीट कर रहा है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देखें, आपके पास ये प्रोसेसर 3 जो है 15 को जल्दी कंप्लीट कर रहा था, तो 14 हमने फिर इसी को दे दिया, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास थी फर्स्ट अप्रोच, जिसमें हमने लॉन्गेस्ट जॉब को पहले कंसीडर किया। उसके बाद है अब सेकंड अप्रोच में आप लोगों ने शॉर्टेस्ट जॉब फॉर लेनी है। तो अप्रोच नंबर सेकंड, इसमें आप लोगों ने क्या करना होगा? शॉर्टेस्ट जॉब लेनी है पहले, शॉर्टेस्ट जॉब। अब यहां पे देखें, शॉर्टेस्ट जॉब है 3, ये हमने प्रोसेसर 1 को दे दी। 5 ये हमने प्रोसेसर 2 को दे दी। 6 हमने प्रोसेसर 3 को दे दी। स्टार्ट में तो ये तीनों फ्री थे, सीक्वेंस में आ गया। अब आ जाता है 10। 10 जो है ये हमने दे दिया प्रोसेसर 1 को, यानी कि ये प्रोसेसर 1, ये प्रोसेसर 2, ये प्रोसेसर 3, ये प्रोसेसर 1। फाइन। उसके बाद है 11। 11 हमने दे दिया प्रोसेसर 2 को। 14 प्रोसेसर 3 को। 15 प्रोसेसर 1 को। 18 प्रोसेसर 2 को एंड 20 आपके पास प्रोसेसर 3 को। तो ये एलोकेशन हो गई, ये आपकी स्केड्यूलिंग या शेड्यूलिंग हो गई। फाइन। अब देखें कि हमें हर प्रोसेसर पे कितना टाइम लग रहा है। फर्स्ट प्रोसेसर पे देखें तो 15 प्लस 10 प्लस 3
ये हो जाएगा आपके पास 28 मिनट्स। अब प्रोसेसर 2 का टाइम देखें, 5 + 11 + 18, तो ये आप लोगों के पास हो जाएगा 34। और नेक्स्ट में देखें तो आपके पास 6 + 14 + 20, ये हो जाएगा 40। तो अब आपके पास कितना टाइम लगेगा इस सेकंड अप्रोच के लिए? मैक्सिमम जो कॉमन पॉइंट होगा, तीनों प्रोसेसर 9 जब कंप्लीट कर लेंगे, वो होगा 40 मिनट्स। फाइन। अब क्या इससे भी कोई फास्ट टेक्निक हो सकती है? हमने तो 2 अप्रोचेस फॉलो कर ली, लॉन्गेस्ट जॉब को पहले लिया, दूसरी अप्रोच में शॉर्टेस्ट जॉब को लिया। अब हम एक और अप्रोच फॉलो करते हैं। अब इस अप्रोच में देखें, ये मिक्स है। फॉर एग्जांपल पहले लिया हमने 20, 18, 50, ठीक हो गया। उसके बाद 14 हमने इसको दे दिया, 11, 10, और उसके बाद हमने लिया 6, 5 और 3। अब आप लोग इनको काउंट करें, ये हो जाएगा 34 मिनट्स। प्रोसेसर 2 ले रहा है 34 मिनट्स, और प्रोसेसर 3 ले रहा है आपके पास 3, 6, 9, ये भी 34 मिनट। तो आपके पास इसमें आप लोग देखें तो 34 मिनट्स आपके कंज्यूम हो रहे हैं इस अप्रोच में। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्केजुलिंग प्रॉब्लम के लिए हमारे पास एक से ज्यादा सोल्यूशन जो थे वो अवेलेबल थे। अब हमने बेस्ट किसको कंसीडर करना है और किस बेस पे करना है। तो इस केस में, इस एग्जांपल जो अभी हमने सॉल्व किया है कि जिसमें हमें 9 जॉब्स और 3 प्रोसेसर दिए गए थे, इस केस में हमारे पास अप्रोच थर्ड जो है वो आपकी बेस्ट अप्रोच कंसीडर की जाएगी। फर्स्ट टू बेस्ट नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने किस बेस पे डिसीजन ले रहे हैं, आप लोग टोटल कॉमन टाइम जो कंज्यूम हो रहा है तीनों प्रोसेसर का, तो पहले में था 35, नेक्स्ट में था 40 मिनट्स, थर्ड में था 34। तो आपके पास जो थर्ड अप्रोच है ये आपके पास बेस्ट अप्रोच या बेस्ट सोल्यूशन कंसीडर किया जाएगा। फाइन, ओके। नो अनदर टेक्निक इज which is using greedy algorithm approach या greedy approach. It is known as Huffman encoding scheme. Fine. अब Huffman encoding scheme क्या होती है हमारे पास? एक्चुअली ये आपके डेटा को कंप्रेस करती है, और कंप्रेस इस सेंस में करती है कि आपका गिवन जो टेक्स्ट है उस पर कुछ स्टेप परफॉर्म करके आपको एक ट्री कंस्ट्रक्ट करके दे देती है, और उसी ट्री की बेस पे आप लोगों ने जो अवेलेबल करैक्टर्स या लेटर्स होते हैं उनको आप बाइनरी कोड जो है वो असाइन कर लेते हो। फॉर एग्जांपल अगर लेट करते हैं, हम अभी जो एग्जांपल लेंगे हफमैन इनकोडिंग मेथड को सॉल्व करने के लिए, हमारे पास स्ट्रिंग होगा, लेट करते हैं स्ट्रिंग जो है वो है हेलो अली। हेलो अली आपने लेने हैं, ठीक है। अब अगर नॉर्मल देखा जाए तो आस्की कोड में अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडेड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो है, जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह यूज करते हैं इस कोड को आपके डेटा को प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, बाइनरी फॉर्मेट में। तो अब देखें, हमने पहले भी एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि इनके आपका हर करैक्टर जो होता है, 1 करैक्टर कीबोर्ड से जो आप प्रेस करते हैं, ये आपका 1 बाइट कंज्यूम कर लेता है। फाइन, 1 करैक्टर 1 बाइट। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो आपके पास टोटल बनते हैं ये 5 करैक्टर, 1 स्पेस, 6 और 3 ये 9, टोटल है 9 करैक्टर। अब 9 करैक्टर जो हैं, हर करैक्टर 1 बाइट, इट मींस 8 बिट, 1 बाइट में 8 बिट होती हैं। तो अब आप 9 into 8 कर देंगे तो आपके पास 72 बिट्स जो है कंज्यूम करने पड़ेंगे इस हेलो अली को प्रेजेंट करने के लिए या इसको सेव करने के लिए। फाइन। अब हफमैन इनकोडिंग स्कीम क्या करती है, ये आपको अवेलेबल जो स्ट्रिंग है इसकी एक ट्री बना के दे देती है, और ट्री कैसे बनती है वो मैं अभी आपको आइडिया बता देता हूं, ठीक है।
उस ट्री को फिर हम जब ट्रेवर्स करते हैं हर कैरेक्टर के लिए तो हमें लेस नंबर ऑफ बिट्स जो है वो कंज्यूम करने पड़ते हैं। फाइन। तो अब यहाँ पे ये भी टेक्निक जो है ये आपके पास कौन सी अप्रोच को फॉलो करती है, ग्रीडी अप्रोच को। तो अब हाफमैन इनकोडिंग स्कीम जो है ये भी आप लोगों के पास ग्रीडी एल्गोरिथम की अप्रोच जो है वो कंसीडर की जा सकती है, क्योंकि ये भी आपके प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइजेशन शो करती है कि ऑप्टिमाइजेशन यही है। मसलन अभी हमें जो है 72 बिट्स कंज्यूम करने पड़ रहे हैं, लेकिन जब हम हाफमैन इनकोडिंग स्कीम के थ्रू करेंगे तो फिर कितने करने पड़ेंगे, वो फिर जब इसका हम सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो अब देखें ये उसके कुछ स्टेप्स हैं। स्कैन टेक्स्ट टू बी कंप्रेस एंड टैली ऑकरेंस ऑफ ऑल कैरेक्टर्स। पहला स्टेप आप लोगों ने ये करना है कि आपके स्ट्रिंग में जो गिवन है, और अभी जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं सारा वो हेलो अली के है, ठीक हो गया। आप लोगों ने ये करना है कि आपने पहले एक टेबल बनाना है पहले स्टेप में, और टेबल इस तरह बनाना है कि हर एक की जो आपके करैक्टर यूज हो रहे हैं आप वो करैक्टर का कॉलम लिख दें कि ये करैक्टर, और उनकी फ्रीक्वेंसी लिख दें कि वो करैक्टर कितनी बार आया है। अब आपका जो टेक्स्ट है या आप लोगों का जो स्ट्रिंग है वो क्या है, हेलो अली। फाइन। अब आप लोग देखें हमारे पास एक तो है एच कैपिटल, एच कितनी बार आया है, एक बार। इस पूरे स्ट्रिंग में एच एक बार है। आपके पास है ई स्मॉल ई, ये भी आपके पास पूरे स्ट्रिंग में एक बार आया है। उसके बाद है एल, ये पूरे इसमें ये 3 टाइम आया है। 2 आपके पास यहां पे पड़े, एक आपके पास ये अली का एल हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास है ओ, ओ आपके पास जो है एक है। तो इसी तरह अगर मैं कंटिन्यू रखूं तो फिर और मेरे पास करैक्टर कौन सा आ रहा है, करैक्टर एंड फ्रीक्वेंसी, कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल ए, उसकी अक्रेंस कितनी बार हो रही है, फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी है, 1। स्पेस एसपी से मैं शो कर रहा हूं, स्पेस स्पेस आपके पास है 1, और हमारे पास कोई करैक्टर यहां पे नहीं है। तो पहला स्टेप आप लोगों ने क्या करना है, स्कैन टेक्स्ट टू बी कंप्रेस एंड फाइंड द अक्रेंस ऑफ ऑल करैक्टर्स। फाइन। उसके बाद है सॉर्ट और प्रायोरिटाइज करैक्टर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अक्रेंस इन द टेक्स्ट। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने क्या करना होगा, अभी मैं इसको क्लियर करता हूं। अब आप लोगों ने सेकंड स्टेप में क्या करना है ये देखें, यहां से शुरू कर लेते हैं। ये स्टेप 2, आप लोगों ने हर एक करैक्टर के साथ उसकी अक्रेंस लिख देनी है। एच जो था, अब स्ट्रिंग देखें, स्ट्रिंग हमारे पास है हेलो अली, और हम इसका टेबल बना चुके हैं पहले स्टेप में, ठीक है। एच 1 टाइम, आपके पास ई 1 टाइम, आप लोगों के पास एल, अब ऑर्डर में रखना है हमने, तो एल के एक्रेंस है 3, तो हम एल को यहां पे नहीं रख सकते, हम यहां पे रखेंगे अब ओ 1 टाइम। उसके बाद है ए कैपिटल 1 टाइम, फिर आपके पास है स्पेस 1 टाइम, उसके बाद है आई 1 टाइम, उसके बाद है एल 3 टाइम। तो ये देखिए हमने एक नोड के थ्रू हमने इसको प्रेजेंट कर दिया कि ये करैक्टर है और ये इतनी फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, लेकिन आप लोगों ने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, पहले सारे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इसी तरह आप अक्रेंस के मुताबिक, फ्रीक्वेंसी के मुताबिक आप लोग इसको सॉर्ट कर लोगे। अब आप लोगों ने ट्री बनानी है। ट्री में ये होगा कि पहले स्टेप में, अभी देखें नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने ये पहले 2 नोड लेने हैं, ठीक हो गया। अब ये 2 नोड लेंगे आप लोग तो ये इस तरह बन जाएंगे।
इसकी अक्रेंस भी 1 है, इसकी अक्रेंस भी 1 है, तो टोटल हो गई अक्रेंस 2। एक इसके लेफ्ट पे आ जाएगा और एक इसके राइट पे आ जाएगा। ठीक हो गया। और अब आप लोग इसको कहां पे रख दोगे? आप लोग इसको यहां इस जगह पे पुट कर दोगे, ये यहां पे। ठीक हो गया। अब इसके बाद आप लोगों ने इन दोनों को लेना है, नेक्स्ट 2 को। तो इसमें भी आपके पास 2 बनेगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 है ओ की, और ए की भी फ्रीक्वेंसी 1 है, तो 1 + 1 2। अब आपके पास एक लेफ्ट पे हो जाएगा ओ, और दूसरा जो है आपके पास कैपिटल ए, जो आपके पास राइट पे हो जाएगा। फाइन। अब आप लोगों ने ये भी 2 है, तो ये आप लोग प्लेस कर दोगे। इसके बाद ये देखें, एरो आप लोग देखें, 3 से पहले, और जो हमने पहले 2 रखा है उसके बाद। इसके बाद फिर आप लोगों ने ये दोनों लेने हैं। ठीक हो गया। अब जब आप लोग ये 2 लेंगे तो इसमें आपके पास हो जाएगा 2 SP1 और आपके पास I1 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आप लोग इसको कहां पे प्लेस कर दोगे? इस 3 से पहले और थर्ड इसके बाद, यानी पहले आपने इसको रखा, फिर सेकंड नंबर पे इसको, थर्ड नंबर पे इसको रख दिया। अब आप लोगों के पास कैसे बन चुके हैं ये देखें आप लोग। ये 2, ये H, ये 1, E1, दूसरा क्या है हमारे पास 2 O1 A1। ठीक हो गया। उसके बाद है 2 SP1 और I1, और उसके बाद था L3। फाइन। अब आप लोगों ने इन दोनों को लेना है, जिनको मैं सर्कल कह रहा हूं। तो 2 + 2 4 बनता है, तो 4 3 के बाद आएगा, तो मैं यहां पे डायरेक्टली रख रहा हूं 4। तो इसके आपके बेसमेंट में क्या हो जाएगा? बेस पे 2, ये भी 2, और इसमें हो जाएगा H1 E1, और इसमें O1, और इसमें आपके पास हो जाएगा I1 A1। ये हो गया 4। अब आपके पास ये 3 है। ठीक हो गया। कौन सा? पहले ये 2, फिर ये 3, फिर 4, वो दोनों कंबाइन हो चुके हैं, जिसको मैंने सर्कल में किया हुआ है। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने इन दोनों को लेना है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 3 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 2, तो ये हो जाएगा 5। तो 5 इसके आगे रख देंगे आप लोग यहां पे, तो ये हो जाएगा 5। इसके लेफ्ट साइड पे 2, और उसमें है एक स्पेस 1, और दूसरे में है I1, और इसके राइट साइड पे आपके पास है L3। अब आप लोगों ने क्या करना है? 4 और 5 बच गए हैं, तो आप लोगों के पास अब फाइनल जो बनेगा वो होगा ये 9। ठीक है। अब 9 के लेफ्ट पे है 4 और राइट पे है 5। 5 में आपके पास आ रहा है 2, और राइट पे आ रहा है इसके L3, और 2 के लेफ्ट पे आ रहा है SP1 I1, और इसी तरह 4 के लेफ्ट पे आ रहा है 2, राइट पे भी 2,
अब इस 2 के लेफ्ट पे H1 E1 और यहां पे O1 और दूसरा जो है वो कैपिटल A1। अब आपके पास ये ट्री बन चुकी है, हॉफमैन इनकोडिंग स्कीम की ट्री बन चुकी है। अब देखें आप लोग कि अब H को प्रेजेंट करने के लिए आपको कितने कैरेक्टर चाहिए H को, तो H देखें कहां पे पड़ा हुआ है। H तक पहुंचने के लिए आपको पहले लेफ्ट, तो जो लेफ्ट मूव जो होगी उसको हम शो करेंगे 0 से, और जो राइट मूव होगी उसको हम शो करेंगे 1 से। फाइन। तो अब आप लोग देखें H तक कैसे पहुंचेंगे। पहले आप लोग आएंगे लेफ्ट 0, लेफ्ट पे 0, ये 1, ठीक है। अब फिर इसके लेफ्ट पे आएंगे तो ये फिर 0, फिर आप H पे आ गए, ये भी 0। तो अब H का जो आपके 3 बिट आपको चाहिए H को प्रेजेंट करने के लिए, हाफमैन ट्री जो बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद है E पड़ा हुआ है, ये 0 पहले आएंगे 9 से 4 पे, तो ये 0, फिर 4 से 2 पे आएंगे 0, और 2 से 1 पे E पे जाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1 जो उसकी राइट साइड पे पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। उसके बाद है आपके पास O। अब O के लिए आपको आना पड़ेगा पहले लेफ्ट, फाइन। अब लेफ्ट के बाद आप राइट, और राइट के बाद फिर लेफ्ट, ठीक हो गया। तो राइट के बाद फिर लेफ्ट, तो 0 लिख दिया। अब आपके पास है कैपिटल A। कैपिटल A आपके पास पड़ा हुआ है, पहले आप 9 से 4 की तरफ आए 0, फिर 4 से राइट 2 की तरफ जाएं 1, फिर राइट 1A की तरफ जाएं तो ये भी आपके पास 1 हो जाएगा, फाइन। उसके बाद आपके पास है SP स्पेस के लिए, अब वो पड़ा है राइट साइड पे। आप पहले 9 से राइट पे जाएं 5 पे 1, फिर आप 2 साइड पे आए लेफ्ट 0, फिर 2 से फिर लेफ्ट पे आए तो आपको स्पेस मिल जाएगी, फाइन। इसके बाद जो है अब आपके पास रह जाता है I। पहले आप 9 से 5 0 1, 9 से 5 राइट पे है तो 1, अब आपको 2 पे आना पड़ेगा 0 क्योंकि लेफ्ट पे पड़ा हुआ है, फिर 2 से आप I की तरफ जाएंगे जो राइट पे है तो 1। अब आपके पास आ जाता है L, तो पहला 1 जब 9 to 5 जाएंगे और फिर 5 to 3 जाएंगे तो 1। तो अब आप लोग देखें टोटल बिट्स जो हैं, टोटल बिट्स आपको चाहिए H के लिए 3, E के लिए 3, O के लिए 3, A के लिए 3, SP के लिए 3, I के लिए 3, L के लिए 2, ठीक हो गया। इनको आप लोग ऐड कर दें तो 3 ये हो जाएगा आपके पास 18 और 20 बिट्स आपको चाहिए हेलो अली को प्रेजेंट करने के लिए, कोड करने के लिए, फाइन। तो पहले हमें चाहिए थे 72 बिट, अब हमें चाहिए कितने 20 बिट। तो हाफमैन इनकोडिंग स्कीम जो है ये आपके पास क्या करती है, यानी कि आपके ग्रीडी अप्रोच को फॉलो करते हुए आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ जो है वो ले जाती है। तो अब ये सारे स्टेप लिखे हुए हैं यहाँ पे, सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक हो गया। आप लोग इसको देख लें। सबसे पहले प्रायोरिटी दे दी हमने, एरे बना दी, फाइन। बिल्ड हाफमैन कोड ट्री बेस्ड ऑन प्रायोरिटाइज लिस्ट, जो आपने प्रायोरिटी दी हुई है उसके लिस्ट को उसके मुताबिक 2-2 नोड लें, उसकी ट्री बनाएं और फिर आप अपने टेक्स्ट को स्कैन करें जैसे मैंने यहाँ पे किया है। तो ये आप लोगों का यहाँ पे स्टेप हो गया 5, ये स्टेप 5 है यहाँ का। और ये जो पहला ऊपर हमने ट्री बनाई थी, लिस्ट बनाई थी, ये आपके पास हो गया स्टेप 2, ठीक हो गया। उसके बाद जो है हाफमैन कोड ट्री, ये जो ट्री बनी है ये फाइनल ट्री, ये आप लोगों के पास स्टेप नंबर 3 की बेस पे बनी है, ठीक हो गया। तो ये हाफमैन इनकोडिंग स्कीम जो है जो ग्रीडी अप्रोच को फॉलो कर लेते हैं।
अब आप लोग देखें, ये एक ट्री बनी हुई है, ये पहले से ही बनी हुई है, एक प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आपने यू ऑलवेज पिक टू स्मॉलेस्ट नंबर टू कंबाइन। अब कैसे देखें, अब पहले आप इनके देखें, एक 22 तक कैसे, 0 0 क्या है, ये देखें, ये 0, ये भी 0 हो गया। आप 100 से 46 पे गए, लेफ्ट मूव थी तो लेफ्ट मूव के लिए 0, फिर 46 से आप ए की तरफ गए तो ये भी लेफ्ट मूव थी 0, तो अब आप लोग देखें ए 0 0 हो गया, ठीक हो गया। तो इसी तरह अभी हमने इस एग्जांपल को सॉल्व कर लिया था, तो आप उसमें आपको आइडिया क्लियर हो चुका होगा कि उसमें हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आप लोगों के पास है बी 1 0 0, सी 0 1, डी 1 0 1 0। अब डी को देखें, यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, अब पहले ये 1, फिर ये 0, फिर ये 1, फिर ये 0, ठीक हो गया। तो आप लोग डी तक पहुंच जाओगे। तो अब आप इनके एवरेज बिट रेट निकाल दें कि कितने कितने बिट्स हैं, टोटल कितने बिट्स हैं और ये कितने यूज कर रहे हैं, तो आपको परसेंटेज मिल जाएगी और ये आपका जो कंक्लूजन है वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। फाइन, तो ये भी ग्रीडी अप्रोच को फॉलो करते हुए यूज कर रहे हैं। द हॉफमैन कोडिंग एल्गोरिथम जो है फाइंड्स ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट केस जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 21 में, जिसमें हमने मिनिमल स्पैनिंग ट्री डिजाइन की थी। तो अब आप लोग देखें दोबारा ये ग्रीडी अप्रोच को कैसे फॉलो कर रही है। ए मिनिमल स्पैनिंग ट्री या मिनिमल स्पैनिंग ट्री इज एट लीस्ट कॉस्ट सबसेट ऑफ द एजेस ऑफ ग्राफ दैट कनेक्ट ऑल द नोड्स, ठीक है। यानी कि आप लोगों ने एक नेटवर्क मॉडल लेना है, उनके उन एजेस को इकट्ठा करना है जो आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू दे रही हैं, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। और स्टार्ट बाय पिकिंग एनी नोड एंड एडिंग इनटू द ट्री। अब जैसे यहां पे देखें, ये फर्स्ट नोड आपकी ऐड हो गई, ठीक है। अब इसके आप अमाउंट भी देखते जाएं, ये था 3, इस एज की वैल्यू है 3, ओके। और ये चीज आपने रिपीट करनी है, रिपीटेडली कॉल पिक। आप लोगों ने लीस्ट अमाउंट वाली एज को यानी कि इटरेटिव अप्रोच फॉलो करते हुए आप लोगों ने पिक करना है हर दफा स्मॉल वैल्यू एज को, ठीक है। और उसको MST फॉरेस्ट जो है उसका पार्ट बनाते जाना है। अब इसका जो वेट था वो है +3, तो पहली हमने एज सिलेक्ट की थी, उसका वेट था 3, दूसरी एज का भी वेट जो हमारे पास है 3। अब हमारे पास थर्ड एज जो है वो है उसका वेट 2, ये आप लोग देख सकते हैं इस ग्राफ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है उसका भी वेट है 2, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो सिलेक्ट हो रही है वो हमारे पास है, उसका भी वेट 2। तो अब हमारे पास टोटल इसका जो वेट हो गया है वो कितना हो गया, 12। तो ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री का ऑब्जेक्टिव है कि आप लोगों ने एक नेटवर्क मॉडल को कंप्लीटली विजिट करना है इन सच केस कि आपके तमाम नोड भी विजिट हो जाएं, लेकिन जिन एजेस की बेस पे वो होंगे उनकी वैल्यू जो है वो मिनिमम होनी चाहिए। सो दिस वन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अब आप देखें यहाँ पे MST जो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ये भी कौन सी अप्रोच को फॉलो कर रही है, ये भी ग्रीडी अप्रोच को फॉलो कर रही है कि आपको सोल्यूशन जो है वो मिनिमम दे रही है। फाइन, इसी तरह हमारे पास था, देखें ये उसका प्रोसेस है कि आप साइकिल को कब ब्रेक वो करोगे और रिमूव एज कैसे करोगे, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं इस एग्जांपल में। नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफ ट्रैवलिंग सेल्समैन, और ये प्रॉब्लम भी हमने पहले डिस्कस किया था कि एक सेल्समैन जो है वो विजिट करना चाहता है। हमने उस वक्त जो एग्जांपल ली थी वो एक फैक्ट्री की थी कि एक फैक्ट्री जो प्लानर है जो प्लान करना चाहता है और उसके वेयर हाउस जो फैक्ट्री की लोकेशन से लेकर वेयर हाउस की जो लोकेशन है इनके दरमियान मैनी पाथ हैं और वो पाथ सिलेक्ट करना चाहता है कौन सा, यानी कि जो उसके लिए ऑप्टिमम सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर सके, उसके रिक्वायरमेंट या उसके ऑब्जेक्टिव के मुताबिक हो, ठीक है। अब ए सेलमैन मस्ट विजिट एवरी सिटी स्टार्टिंग फ्रॉम ए, सिटी ए से स्टार्ट करें एंड वांट टू कवर एट लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस वो कवर करना चाहता है। ही कैन रीविजिट ए सिटी
इफ नेसेसरी, अगर उसको दोबारा किसी और सिटी पे आना पड़े तो वो भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये उसकी कंडीशन है। ही डज दिस बाय यूजिंग ग्रीडी अप्रोच। अब नेक्स्ट क्या होगा देखें, स्टार्ट में ए से 2, बी से डी, देखें फ्रॉम ए ही गोज टू बी, ओके, फ्रॉम बी ही गोज टू डी, बट दिस इज नॉट गोइंग रिजल्ट इन शॉर्टेस्ट पाथ, क्योंकि इधर आप लोगों का तो देखें, अगर इसको वापस ले जाते हैं तो ये आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, लूप बन जाएगा। तो दोबारा सिटी पहले उस वक्त, यानी कि अगर नेसेसरी हो तो फिर विजिट करेगा, अदरवाइज जो है ये आपके पास लूप कंस्ट्रक्ट कर लेगा। फाइन। अब आपके पास क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं इसके पॉसिबल, देख लें आप लोग। द बेस्ट रिजल्ट ही कैन गेट नो विल बी कि वो ए और बी को वो करे विजिट, जो यहां पे हो चुका है, देखें ये 2। फाइन। बी टू डी, बी टू डी, बी टू डी भी हो चुका है, दिस थिंग। ठीक हो गया। उसके बाद डी टू बी हो गया, फिर है बी टू सी, दिस थिंग, बी टू सी भी हो गया। ठीक है। उसके बाद कौन सा है, सी टू ई, ये सी टू ई हो रहा है। तो अब आप इनको ऐड करें तो आपके पास हो जाएगा 2 + 3 + 4 + 4, इट विल बी इक्वल टू 13। तो अब ये एजेस जो हैं हमारे पास, जो यहाँ पे कौन कौन सी एज विजिट हुई है, दिस थिंग, ये 2, और आपके पास जो है बी सी, और आपके पास सी ई पर विजिट हो गए हैं। ठीक हो गया। तो ये आपके पास सेल्स पर्सन का जो था वो इसका पहला सोल्यूशन था। सेकंड सोल्यूशन क्या है कि अब देखें, ये अगर स्टार्ट करता है ए से और डी बी सी ई को विजिट करता है, देखें कैसे, ये पहले आप लोग देखें, ग्राफ दोबारा बना लेते हैं कि ये ए, ये आपके पास डी, ये बी, ये सी, ये ई, और ये आपके पास बी के साथ कनेक्ट है। ठीक है, ये यहां पे इसका डिस्टेंस 2 3 3 4 4 4। ठीक हो गया। अब पहले ए से स्टार्ट कर रहे हैं, ए से डी की तरफ, ये ए से डी, फिर आपके पास है डी से बी, दिस नोट, दिस एच। ठीक है। तो 3 + 3, उसके बाद है बी टू सी, दिस थिंग, +4, और फिर सी टू ई है, तो दिस वन 4। तो अब आप इसको ऐड करें तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, 14। कि ये भी आप लोगों के पास सोल्यूशन ही है। ठीक है। लेकिन इस सोल्यूशन में क्या है आपके पास, ये आपका बेस्ट काउंट नहीं हो सकता, क्योंकि इससे बेस्ट सोल्यूशन आप लोगों को प्रीवियस विजिट पे जो है वो मिल चुका है। ठीक है। तो अब ट्रैवल सेल्स पर्सन की इस एग्जांपल के लिए जो हम इस स्लाइड पे सॉल्व कर रहे हैं, इसमें जो ऑप्टिमम सोल्यूशन है वो क्या होगा, वो 13 होगा। और उसका जो अल्टरनेटिव सोल्यूशन है, जो आपके पास एक सोल्यूशन था लेकिन हम उसको बेस्ट कंसीडर नहीं कर रहे थे, वो आपके पास है 14। फाइन। उसके बाद है एक और प्रॉब्लम ग्रेडी अप्रोच को जो फॉलो करता है, वो है हमारे पास कनेक्टेड वायरिंग, कनेक्टिंग वायर्स। इस स्लाइड को मैं दोबारा वो कर रहा हूं। ठीक है, इसका वर्ड। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है कनेक्टिंग वायर्स। अब कनेक्टिंग वायर्स में हमारे पास ये है, अब पहले आप इसका वो मैकेनिज्म देखें कि इस एग्जांपल की वर्किंग कैसे होती है। ठीक है। देयर आर n वाइट डॉट्स, जो आप लोगों को ये नजर आ रहे हैं, n वाइट डॉट्स, तो वो हमारे पास हैं 4 वाइट डॉट्स जो हैं वो हैं 4। ठीक है। एंड n ब्लैक डॉट्स, जो आप लोगों को ये नजर आ रहे हैं, ये जिनके ऊपर मैं क्रॉस कर रहा हूं, तो ये व्हाइट डॉट्स हो गए, और क्रॉस वाले जो हैं ये आप लोगों के पास क्या है, ब्लैक डॉट्स हो गए, और ये आप लोगों के पास कितने हैं, 4। ठीक हो गया। यू वांट टू कनेक्ट ईच व्हाइट डॉट विद सम वन ब्लैक डॉट। अब मैकेनिज्म क्या है कि आप लोगों ने क्या करना है, आप
हर वाइट डॉट को किसी एक ब्लैक डॉट के साथ जो है कनेक्ट करना चाहते हो, ठीक हो गया, विद मिनिमम टोटल लेंथ ऑफ वायर। लेकिन ऐसे तरीके से आप लोग इनको कनेक्ट करोगे कि आप लोगों को जो वायर की टोटल लेंथ है वो कम से कम वो करनी पड़े, ठीक हो गया, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अब टोटल वायर लेंथ जो अबव केस में बन रही है हमारे पास वो 1 + 1 + 1 + 5 = 8 बन रही है। अब कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप व्हाइट डॉट लोगे तो उसके साथ आप लोगों ने ब्लैक डॉट रखना है, ये ब्लैक डॉट हो गया, ये व्हाइट डॉट, ये ब्लैक डॉट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग व्हाइट डॉट रखोगे, फिर आप लोग ब्लैक डॉट रखोगे, फिर आप लोग व्हाइट डॉट रखोगे, फिर आप लोगों ने ब्लैक डॉट रखना होगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो अब आप लोगों को टोटल कितनी मूव करनी पड़ी, यानी कि डॉट को कहां से मूव करना पड़ गया, ठीक है। तो ये आप लोगों को टोटल, जैसे अब ब्लैक डॉट है, अगर फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे मूव करता है इसके साथ, तो उसको 5 मूव करनी पड़ रही है। तो ये आपने एडजस्टमेंट इस तरीके से करनी है कि आप लोगों के पास वायर जो है वो क्या हो, कम से कम, उसकी लेंथ जो है कम से कम हो। और कम से कम कब होगी, जब आपको मूवमेंट जो है उसकी कम से कम करनी पड़ेगी। तो जब आप इनको शफल करेंगे, यानी कि ब्लैक डॉट और व्हाइट डॉट को, जो आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप इनको व्हाइट डॉट को कनेक्ट करके रखना है ब्लैक डॉट के साथ, अगर उसी मेथड से करेंगे तो फिर आप लोगों के पास क्या होगा, आपको ऑप्टिमम सोल्यूशन जो है वो रिट्रीव हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज कलेक्टिंग कॉइन्स। ये हमने पहले आज के लेक्चर के स्टार्ट में भी कुछ डिस्कस की थी, लेकिन ये एक अलग अप्रोच है हमारे पास। आपको एक गिवन जो है चेक बोर्ड नजर आ रहा है, ठीक है। अब इस चेक बोर्ड में डिफरेंट रोबोट्स को आप लोगों ने मूव करना है। अब रोबोट जो है वो इन ब्लॉक्स में मूव करेगा और इन कॉइन्स को पिक करेगा, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्टिव हमने अचीव करना है वो ये है कि लेस नंबर ऑफ रोबोट जो है, मसलन एक रोबोट पहले जाता है, अब वो 2 रूल्स फॉलो करेगा, रूल्स फॉर 1 रोबोट, या आप यू कैन से ऑल रोबोट्स के लिए रूल कॉमन है। क्या रूल है कि इसने मूव करना है स्टार्ट अपर लेफ्ट कॉर्नर से, यहां पे आपको नजर भी आ रहा है अपर लेफ्ट कॉर्नर से, ठीक हो गया। तो इसमें है कि स्टार्ट मूव फ्रॉम अपर लेफ्ट कॉर्नर से मूव करना है, ठीक हो गया। सेकंड, एंड वॉक टू द बॉटम राइट हैंड, यानी कि यहां तक इसने वॉक करनी है, एंड एट बॉटम राइट हैंड, ये जो मैंने वो कर दिए हैं, ठीक है। ये सेकंड रूल और ये फर्स्ट रूल है। अब यहां तक ये मूव जो करेगा वो कैसे करेगा, ओनली 2 डायरेक्शन। थर्ड रूल, ओनली 2 डायरेक्शन ये फॉलो करेगा, और वो कौन कौन सी डायरेक्शन हैं, या तो ये राइट जाएगा, ठीक है, या ये डाउन जाएगा, न लेफ्ट आ सकता है न वापस टॉप की तरफ आ सकता है। तो 3 रूल याद रखने हैं इस गेम को प्ले करने के लिए, यानी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। रोबोट जो कॉइन पिक करेगा और ऑप्टिमम सोल्यूशन हमने फाइंड करना है, तो उसमें क्या है, हमने लेस नंबर ऑफ रोबोट को यूज करना है। अब पहला रोबोट अगर जाता है, फॉर एग्जांपल देखें आप लोग, सिर्फ एरोस को आप लोग देखेंगे इन्हीं तीनों रूल्स को फॉलो करते हुए। अब लेट करते हैं, पहले यहां पे गया, ठीक है, ये डाउन ऐसे, ये फिर ऐसे, फिर ये ऐसे, और ये फिर ऐसे। तो अब आप लोग देखें कि फर्स्ट रोबोट ने कितने कॉइन पिक कर लिए, टोटल कॉइन जो उसने पिक किए हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका मतलब है कि 6 कॉइन खत्म हो चुके हैं पहली रोबोट की मूवमेंट पे। लेफ्ट टॉप कॉर्नर से शुरू हुआ है, राइट बॉटम कॉर्नर तक, ठीक हो गया। अब इसके बाद दूसरा रोबोट आएगा।
अब दूसरा रोबोट लेट करते हैं, वो आता है सेकेंड अटेम्प्ट, यहां पे ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक हो गया। तो अब ये कितने कॉइन, सेकेंड रोबोट जो आया है वो कितने कॉइन पिक कर रहा है, टोटल कॉइन्स 3। अब एक कॉइन बाकी रह गया है और आप लोगों ने एक रोबोट को, यानी कि एक रोबोट आपको और यूज करना पड़ेगा। तो जब थर्ड रोबोट आएगा तो वो इस तरह आएगा ऐसे, और उसने एंड पे आना है, तो ये एंड पे आ गया। तो थर्ड रोबोट जो है होगा वो कितने वो करेगा, टोटल कॉइन जो है 1। तो अब आप लोग देखें, जो 10 कॉइन्स थे उसके लिए हमें कितने रोबोट यूज करने पड़े उसको पिक करने के लिए, रोबोट 3 रोबोट्स। फाइन, आई होप कि आप लोग इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अब ये तो थी फर्स्ट अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच में क्या था कि हमने रोबोट को मूव किया और कोशिश ये की कि मैक्सिमम कॉइन जो है पहली अटेम्प्ट पे पिक कर लें, ठीक हो गया। फिर दूसरे रोबोट को सेंड किया, फिर तीसरे को। अब अगर आप इसी प्रॉब्लम, इसी चेक बोर्ड को दोबारा आप प्ले करें और कोई और मैकेनिज्म, यानी कि जिस तरह मैंने फर्स्ट रोबोट को मूव किया है, आप इसकी बजाय किसी और मैकेनिज्म के तहत इसको मूव करें। रूल्स वही रहेंगे जो मैंने यहाँ पे राइट कर दिए हैं, जो आपको इस प्रॉब्लम में गिवन है, लेकिन ये होगा कि आप पहले रोबोट को मूव कराएं, फिर दूसरे को मूव कराएं, फिर थर्ड को। तो ये प्रॉब्लम जो है कंटिन्यू रहेगा। फाइन। तो फाइनली जब आपके पास एक या दो अटेम्प्ट के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कोई ऐसी अप्रोच है जो आपके 3 रोबोट से कम, यानी 2 रोबोट जो हैं, 2 रोबोट्स इस पूरे तमाम कॉइन को पिक कर लें, इज इट पॉसिबल, वो फिर आप लोगों ने एक दो अटेम्प्ट और करके इसका सोल्यूशन जो है वो फाइंड कर लेना है। ठीक हो गया, ओके। इसके अलावा जितने भी अपने ग्रीडी एल्गोरिथम डिस्कस किए हैं, हमने जो अभी एमएसटी बनाने के लिए कुछ एल्गोरिथम जो लास्ट 2 लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे, फ्रेम्स, डिजक्स्ट्रा और क्रूस्कल एल्गोरिथम जो थे, ये भी ग्रीडी अप्रोच को फॉलो करते हैं। और वो आप लोगों को उनका वर्किंग मैकेनिज्म से पता चल गया होगा, क्योंकि जैसे फ्रेम्स है, फ्रेम्स एल्गोरिथम में क्या किया जाता है, आपके पास जो करंट नोड होती है उसके साथ जितने भी एज जा रहे होते हैं, आपने उस एज को सिर्फ सिलेक्ट करना होता है जो मिनिमम वैल्यू दे, क्योंकि आपके एमएसटी का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये आपको अचीव होना चाहिए। फाइन। इसी तरह अगर आप क्रूस्कल की बात करें तो क्रूस्कल में भी यही है कि जब आप एजेस बना लेते हैं तो एजेस को फिर आप लोग ऑर्डर में रख लेते हैं। ऑर्डर में क्यों रखते हैं, क्योंकि वो आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन दे। लेस नंबर ऑफ एजेस से, यानी कि लेस नंबर ऑफ एजेस होंगे तो आपका वेट, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस है या टोटल आपकी कास्ट है वो भी कम पड़ेगी। जो एजेस के ऊपर वैल्यू है, जो कास्ट हो चाहे डिस्टेंस हो, जो कुछ भी हो, उसका अमाउंट जो होगा वो कम से कम रहेगा। और इसके अलावा डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम में भी यही था कि हर नोड के ऊपर आगे डिसीजन किया जाता है कि इसका रूट नोड जो है, इसका पेरेंट नोड जो है वो कौन सा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक नोड के ऊपर मैनी एजेस आ रहे हैं तो फिर हमें उस टेबल के थ्रू डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा एज जो है अब आप फर्दर जो है नोड को एक्सेस करेंगे उस एज के थ्रू। ठीक हो गया। तो ये तीनों एल्गोरिथम जो है ये भी कौन सी अप्रोच को फॉलो करते हैं, ये आपके पास ग्रीडी अप्रोच को फॉलो करते हैं। फाइन, ओके। नो ओवरऑल एनालिसिस ऑफ मोस्टली जो आप लोगों ने ग्रीडी एल्गोरिथम या प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं उसके एक समरी है आपके पास कि ग्रीडी एल्गोरिथम टिपिकली मेक n choices बनाते हैं फॉर प्रॉब्लम साइज ऑफ n। मतलब अगर आपके पास इनपुट साइज n हो और आपके पास चॉइसेस हैं, लेट करते हैं m, ठीक है, या n चॉइसेस भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो आपके पास जो इसकी कम्प्लेक्सिटी बनेगी वो ये बनेगी कि पहले आप लोगों ने ऑर्डर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ चॉइसेस फाइंड करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है जितना आपका इनपुट साइज है, फिर आप लोगों ने उसका रेट ऑफ ग्रोथ फाइंड करना है। ठीक हो गया, एक ये अप्रोच है। काउंटिंग जो हमने की, मस्ट फाइंड लार्जेस्ट यूजेबल कॉइन फ्रॉम मेकिंग के साइज ऑफ कॉइन, के कांस्टेंट है तो ये इसकी जो
ऑपरेशन होंगे, जैसे हमने कॉइन को पिक किया था, ये भी कांस्टेंट टाइम में हो जाएंगे, जैसे हमने पहले 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे जिसमें हमने कॉइन्स को सिलेक्ट किया था। ठीक है, इसी तरह अगर हाफमैन कोडिंग की बात करते हैं जिसमें ट्री बनती है, तो आप लोगों को पता है कि ट्री, जब भी ट्री की बात आएगी तो आपके पास log n लाजमी आएगा, और चूंकि हम n टाइम उसका वो भी करते हैं, विजिट भी करते हैं, तो आपके पास ये n भी है, क्योंकि जब हम करेक्टर को स्कैन करके उसका बाइनरी कोड बनाते हैं तो हमें n टाइम फिर भी स्कैन करना पड़ता है। तो इसकी कम्प्लेक्सिटी जो है हाफमैन इनकोडिंग स्कीम की, वो आपके पास हो जाएगी n log n। ठीक हो गया। इसी तरह MST की जो आपके पास है वो भी n log n में है, क्योंकि इसका भी फंक्शन जो है वो ट्री के साथ रेलेवेंट है और आपने हर नोड का विजिट करना होता है, इसलिए यहाँ पे ये जो n है ये आपके उस तमाम नोड के विजिट को शो करता है, और log n आपकी डिवीजन को शो करता है जो ट्री फॉर्म करती है। फाइन, ओके, दिस वाज द एंड ऑफ आवर टुडे लेक्चर, बट बिफोर एंडिंग दिस लेक्चर आई विल कंक्लूड कि ये लेक्चर का समरी हमारे पास क्या आई है। आज जो लेक्चर था वो हमने ग्रीडी अप्रोच को फॉलो करते हुए किया। ग्रीडी अप्रोच जो है ये एक टेक्निक है हमारे पास जो आपके पास ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करती है जिसका ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन की तरफ होता है, यानी कि यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर गिवन प्रॉब्लम। ठीक है, एक प्रॉब्लम के मैनी सोल्यूशंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम P and its solution S1, S2, S3 and S4, then which one solution will be considered as the best solution for the problem P? कौन सा solution जो है वो problem P के लिए जो है वो best consider होगा, ये depend करता है आपके problem की nature क्या है। For example, जैसे हमने उसमें देखा था इसमें collecting coins में कॉइन्स को, तो उसमें हमने ये देखा था कि कम से कम कॉइन हमें कितने उठाने पड़े ताकि हम मैक्सिमम अमाउंट जो है वो वहाँ से कलेक्ट कर लें। इसी तरह जो हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था, जो हमें एक चेक बोर्ड दिया गया था कॉइन का, उसमें कॉइन पड़े हुए थे और हमने ये देखना था कि एक रोबोट मूव करता है एक स्पेसिफिक रूल के तहत उस चेक बोर्ड के ऊपर, लेकिन वो कितने नंबर लेस नंबर ऑफ हम रोबोट यूज करेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कॉइन जो है वो पिक कर लें। फाइन, तो एक ये केस हमारे पास था। तो ये सारे केस जो हैं ये आपको सोल्यूशन ले जाते हैं। इसके एक से ज्यादा सोल्यूशन ऐसे प्रॉब्लम्स के पॉसिबल तो होते हैं, लेकिन उनमें से हमें जो है कौन सा सोल्यूशन फाइंड करना होता है, ऑप्टिमल सोल्यूशन को जो है वो फाइंड करना होता है। ठीक हो गया। इसके अलावा फिर हमने एक और इम्पॉर्टेंट जो टेक्निक थी हमारे पास इसकी ग्रीडी अप्रोच को जो फॉलो करती है, वो हाफमैन इनकोडिंग स्कीम थी। एक्चुअली हाफमैन इनकोडिंग स्कीम जो है ये आपके पास डेटा को कंप्रेस करने के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बाइट कंज्यूम ना करे और इजीली अगर हम मूव करना चाहें डेटा को फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर तो उसकी मूवमेंट आसानी से हो जाए। अब यहाँ पे भी ग्रीडी अप्रोच की जो थी इम्प्लीमेंट वो थी एप्लीकेशन थी कि यहाँ पे भी हम ग्रीडी अप्रोच को जो है वो फॉलो करेंगे। अब हाफमैन इनकोडिंग स्कीम की वर्किंग क्या है, आपको गिवन स्ट्रिंग में से आप लोग क्या करते थे, जो भी स्ट्रिंग होता था आप उसमें देखते थे कि टोटल आपके पास डिस्टिंक्ट लेटर कितने हैं, उसमें रिपीटेड नहीं डिस्टिंक्ट लेटर कितने आ रहे हैं, उन लेटर की लिस्ट बना दें और सेकंड कॉलम में हर एक की आप लोगों ने जो है फ्रीक्वेंसी पुट कर देनी है कि फलां की ये फ्रीक्वेंसी है, नेक्स्ट की ये फ्रीक्वेंसी है, नेक्स्ट की ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने के बाद फिर आप लोगों ने ये करना है कि उसी फ्रीक्वेंसी की बेस के ऊपर आप लोगों ने हर कैरेक्टर को विद इट्स फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने नोड की फॉर्म में असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है, नोड की फॉर्म में असेंडिंग ऑर्डर में। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे पहले 1 होगी वो आ जाएंगे, फिर जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 होगी वो आ जाएंगे, फिर 3 होगी वो आ जाएंगे। उसके बाद आप लोगों ने कंस्ट्रक्ट करनी होती है बाइनरी ट्री फॉर्म। लेफ्ट राइट का आइडिया है बाइनरी ट्री में कि एक लेफ्ट चाइल्ड होता है एक राइट चाइल्ड होता है। ठीक है, आप लोगों ने वहां से 2 नोड लेने हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी को देखना है। अगर एक की फ्रीक्वेंसी 1 है दूसरे की भी 1 है तो इनका जो पेरेंट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी जो है हम एज ए 2 काउंट कर लेंगे। ठीक है, एक उसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा, एक राइट चाइल्ड बन जाएगा। अब उस नोड को वो जो सब ट्री बन चुकी है उसको अपनी वो जो लिस्ट पड़ी हुई है ऊपर ऑर्डर वाली उसकी प्रॉपर लोकेशन के बाद रख देंगे, यानी कि उन कैरेक्टर के बाद रख देंगे, उन नोड के बाद रख देंगे जिसका वेट जो होगा टोटल वेट वो होगा 2। ठीक हो गया। इसी तरह फिर हम दूसरे 2 नोड ले लेंगे, उसके साथ भी यही प्रोसेस करेंगे
और ये प्रोसेस जो है हमारे पास जो है वो कंटिन्यू रहेगा टिल योर फाइनल बाइनरी ट्री जो है वो फॉर्म नहीं हो जाती। तो जब फाइनल हो जाएगी उसके बाद फिर आप लोगों ने हर करैक्टर को सर्च करना है और तमाम करैक्टर आपको लीफ नोड के तौर पे मिलेंगे, ठीक है। मसलन अगर पहला करैक्टर आपको बिल्कुल लेफ्ट साइड पे मिल रहा है, ट्री की लेफ्ट साइड पे, तो आप लोग अब इसको ट्रैवर्स करने का रूल है, आप लेफ्ट मूव करोगे तो उस एज को 0 दे दोगे, राइट मूव करोगे तो उस एज को वैल्यू दे दोगे 1। तो अब जो हमारे पास h होगा तो उसकी सारी वैल्यूज जो हैं वो क्या काउंट होंगी, 0 0 0। वाई? क्योंकि आप लोग लेफ्ट पहले रूट नोड से लेफ्ट पे गए फिर लेफ्ट पे गए तो आपको 0 0 मूव करना पड़ गया, ठीक है। इसी तरह जो आपका फाइनल वो होगा जो राइट मोस्ट साइड पे पड़ा होगा नोड, कोई भी करैक्टर हो, तो फिर आप लोगों को उसकी वैल्यू क्या देनी पड़ेगी, 1 1 1 1 एंड इस तरह। तो क्योंकि मूवमेंट जो है वो आप लोगों की क्या होगी, हर मूव राइट साइड पे होगी, तो उसको वैल्यू आप लोगों ने कौन सी एडजस्ट कर देनी है, 1, ठीक है। फाइनली जो है फिर हमने देखा कि हमारे पास जो एल्गोरिथम थे जो एक नेटवर्क मॉडल से MST बनाने में हमारी हेल्प करते थे, जैसे फ्रेम्स है, डिजक्स्ट्रा है या क्रुस्कल एल्गोरिथम है, ये एल्गोरिथम भी जो है ग्रीडी अप्रोच को जो है वो फॉलो करते हैं। ग्रीडी अप्रोच आप लोगों को इजीली क्लियर हो चुके होंगे क्योंकि MST में भी हमने ग्रीडी अप्रोच को फॉलो कर दिया था कि हमने वो एजेस देनी है जिनकी वैल्यू जो है वो मिनिमम होती है। तो इसी तरह इसी बेस पे ये तीनों एल्गोरिथम जो है ये भी ग्रीडी अप्रोच को जो है वो फॉलो करते हैं। Okay, thank you very much, dear student. It is the end of our today lecture, and inshallah in next lecture we will discuss about the dynamic programming के approach को हम follow करेंगे और इसकी different example को भी हम solve करेंगे। Inshallah see you in next lecture. Thank you very much. Allah Hafiz.